तो इस लेक्चर में हम इतने सारे टॉपिक कवर करने वाले। लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन सकता है कि इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया। क्वेश्चन बनता है ना, वाई। स्क्रीन ऐसा स्क्रीन होता है जिसपे अगर थोड़ा सा भी कोई रेस पार्टिकल्स या फिर बम्बार्डेड द थिन गोल्ड फॉइल ऑफ अ थिकनेस ऑफ अबाउट 100 नैनोमीटर विद अल्फा पार्टिकल्स। पार्टिकल क्या कुछ स्कैटर्ड हो गए, यहाँ पे यहाँ से गए। इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में रहता है, यानी सर्कुलर मोशन कहता है। अगर ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन है, इसे सर्कुलर मोशन में, तो इसके पास इसका एनर्जी क्या कम होगा। एक टाइम आएगा ये नीचे फॉल आउट हो जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर में। आज ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, और एक हमने देखा था एटॉमिक मॉडल्स। कौन सा, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल्स। उस लेक्चर में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं हो पाया था। आज इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ये बोलता है कि किसी भी एक एटम के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है। क्या, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, बाय जे थॉमसन ने। आपको नाम तो अभी पता चल ही गया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे समझना है तो पुराना लेक्चर आप देख के आना, ताकि आपको अच्छे क्लियरिटी मिल सके। तो अभी आपका दिवाली वेकेशन चल रहा है, तो इसमें आपको टाइम मिला है तो आप पढ़ते रहो, एग्जाम में मार्क्स लाते रहो। तो आज का लेक्चर क्या होगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा हार्ड होगा। अगर आप अच्छे से आज का लेक्चर देखो तभी आपको समझेगा। तो लेक्चर को ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट दे दिया, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अजीब है टेक्स्ट बुक। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें ही हम देखेंगे रदरफोर्ड के मॉडल में देखेंगे डॉट सब टॉपिक, देखेंगे पोस्टुलेट्स। दूसरा देखेंगे ड्रॉबैक्स। फिर सेकंड देखेंगे हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपने वेव्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुका होगा, तो इस बार हम देखेंगे एडवांस वर्जन आएगा वेव का। इसमें वेव नंबर भी आपको एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। वेव्स देखेंगे एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको प्यार से बोलते हैं EMW, BMW नहीं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर तीसरा टॉपिक अपना चलेगा प्लैंक्स क्वांटम थियरी। इसमें हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो दो नेचर होता है, यानी वेव भी होता है, पार्टिकल होता है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये हुआ पूरा इस लेक्चर या फिर इस एपिसोड का व्यू। तो इस लेक्चर में हम इतने सारे टॉपिक कवर करने वाले। लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन सकता है, मेरे हिसाब से 40-50 मिनट का जाएगा ये। तो आराम से देखते, नोट्स बनाते चलना। तो चलिए देखते हैं पहले रदरफोर्ड का मॉडल, पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स। तो मैंने अभी क्या बोला था कि लेक्चर तो हार्ड होने वाला है। तो आप ऐसा मत समझना कि आपको ऐसा लगेगा लेक्चर हार्ड होने वाला है। हाँ, मैंने बोल दिया तो आपको लगेगा कि इसने बोल ही दिया है तो लेक्चर हार्ड होगा, तो ध्यान नहीं देते। अच्छे से लेक्चर को देखो, ध्यान दो, कंसंट्रेशन दो, तो आपको लेक्चर अच्छे समझ जाएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, इट डिस्क्राइब द न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, बेसिकली ये क्यों आया था, ये डिस्कवरी किया था किसका, न्यूक्लियस का। अभी तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब का डिस्कवरी हो चुका था। अब ये पता लगाना था कि एक एटम में किस तरीके से, यानी कहाँ, किस तरीके से और कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल यही दिखाता है कि एक एटम के अंदर किस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, डिस्क्राइब्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम के या फिर किसी भी एटम में न्यूक्लियस किस तरीके से प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वो बताता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इससे हमें ये पता चलता है। इसने क्या किया था, एक अल्फा रे
स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने, पहले मैं थियरी लिखता हूँ फिर आपको एक डायग्राम से अच्छे समझाऊंगा। इन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड bombarded a thin gold foil of thickness of about 100 nanometer with अल्फा रेज। इन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड फॉइल, इन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल का एकदम थिकनेस बना दिया था। अब ये इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? क्वेश्चन बनता है ना, वाई, क्यों? क्योंकि देखो गोल्ड क्या होता है, इसका हाई मिलिएबिलिटी होता है। 10th में आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा होगा मेटलर्जी, तो आपको पता होगा शायद से कि जो गोल्ड होता है उसका मिलिएबिलिटी ज़्यादा होता है, यानी इसको एकदम चपटा हम बना सकते हैं। इसे गोल्ड लिया, इस पर हथौड़ा मार मार के इसको क्या हम चपटा बना सकते हैं, एकदम पतला सा लेयर बना सकते हैं। इसी का यूज क्या, यही सोच के क्या किया था? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया था। गोल्ड फॉइल लिया था इसने, इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड द थीन गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस ऑफ अबाउट 100 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। अब यहाँ से हटा देता हूँ, 10 की पावर -9 मैंने भी बोला। तो 100 नैनोमीटर क्या इतना थिकनेस इसका लिया था, किसका? गोल्ड फॉइल का। और इसको बम्बार्डमेंट कराया था अल्फा रेस से। अभी मैं थियरी लिख रहा हूँ, फिर एक पॉइंट और लिखूंगा, फिर आपको डायग्राम से अच्छे समझाता हूँ। द थीन गोल्ड foil has circular fluorescent screen। कुछ याद आ रहा है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लेक्चर नंबर फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में मैंने बताया था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऐसा स्क्रीन होता है जिसपे अगर थोड़ा सा भी कोई रेस, पार्टिकल्स या फिर लाइट अगर उस पर स्ट्राइक हुआ तो जो स्क्रीन है, जो लेयर है, वो ग्लो करने लगता है, उसको अपन बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो इन्होंने क्या किया? द थिन गोल्ड फॉइल हैज अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इन्होंने एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लिया था। वेन एवर अल्फा रे strike the screen it glows। जब अल्फा रे वो स्क्रीन से टकरा रहा था तो वो ग्लो कर रहा था। तो ये मेन 3 पॉइंट से किसके? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स का। मैं यहाँ पे पॉइंट करके लिखता हूँ, ये 1 2 3। क्या देखो, रदरफोर्ड bombarded the thin gold foil of a thickness of about 100 nanometer with alpha particles। फिर सेकेंड, the thin gold foil has a circular fluorescent screen। थर्ड, whenever alpha rays strike the screen it glows। ये तो हुआ थियरी की बात। अब एक्सपेरिमेंट या फिर अब डायग्राम से आप समझो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। आप ये सब लिख सकते हो या फिर अभी ये देख लो तो आपको याद हो ही जाएगा। अब एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझो क्या चल रहा है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ मैं नीचे लेबलिंग कर देता हूँ, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से मतलब यहीं से अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा, ये वह सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और यहाँ इन्होंने लगाया एक लीड प्लेट। फिर इसके आगे इन्होंने लगाया एक गोल्ड का फॉइल मतलब समझते हो ना, एक लेयर लगा दिया मान लो। और पीछे मैंने अभी कहा एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था इन्होंने, ये लो बन गया फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। फिर से यहाँ लेबलिंग कर देता हूँ, ये है गोल्ड फॉइल, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलने वाले हैं। इन्होंने बम्बार्डमेंट करा था अल्फा पार्टिकल्स का विद गोल्ड फॉइल के साथ। तो यहाँ से मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं,
मान लो यहाँ तक अभी गए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे गए। फिर यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या कुछ स्कैटर्ड हो गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ से गए गए गए, सेम 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 लाइक एज। तो यहाँ पे जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन सा ग्लो करने लगा, ये क्या हुआ, ग्लोज करने लगा। कैसे, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये था, लीड प्लेट के यहाँ से गए, फिर इसका गोल्ड फॉइल पर टकराए, जब गोल्ड फॉइल से टकराए तब जाके वो स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड क्यों हुए अभी पता चलेगा, स्कैटर्ड क्यों हुए, यही था इसका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। स्कैटर्ड हुए ना तभी उसका दिमाग खुला कि यहाँ कुछ तो है, तो यहाँ से स्कैटर्ड हुए, यहाँ पे जाके ग्लो करने लगा। तो अभी यहाँ से एक ओवरव्यू देखो आप, अभी मैं कंक्लूजन इसका बताऊंगा, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जा रहा था, लीड प्लेट को टकरा, लीड प्लेट से आगे गया तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल एकदम पतला से लेयर था गोल्ड फॉइल का, वहाँ से वो स्कैटर्ड हो गया तो कुछ यहाँ इस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ सीधा चले गया, कुछ इस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ बाउंस बैक भी हो गया। तो ये था पूरा ये आप डायग्राम से समझ सकते हो रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसका कंक्लूजन क्या है, ये डायग्राम देख के आपको कंक्लूजन नहीं हुआ होगा ना, 3 कंक्लूजन बताऊंगा, ध्यान में रखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो ये आप डायग्राम अभी अपने दिमाग में फिट कर लो। अभी मैं इसका एक 3 कंक्लूजन भी बताता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है तो मेरे को फिर से इरेज करना पड़ेगा, तो अभी मैं चलो आधा डायग्राम रखता हूँ, आधा डायग्राम भी काम का ही है। अब देखो ये गोल्ड फॉइल है ना, अब इसको एक बड़ा सा इमेजिन करके देखते हैं। ये गोल्ड फॉइल है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा सा हम इमेजिन करेंगे। तो यहाँ पे इमेजिन हम इस तरीके से करते हैं, इसको जूम कर देते हैं, हम मैग्नीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में बनाऊँ, स्ट्रक्चर में ऐसा बना रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। अभी क्या देख रहे हैं हम, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर बोल दो अल्फा रेज। अल्फा रेज का हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कैसे हुआ। देखो अल्फा रे यहाँ से जा रहा था, तो ऐसे यहाँ पे ऐसा दिखा कि कुछ अल्फा रेज सीधे चले गए और कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए सम एंगल से, और कुछ गए तो वापस आ गए। यहाँ पे ऐसा दिखाता हूँ, कुछ गए और वापस आ गए, यानी कुछ बाउंस बैक हो गया। कैसे, तो अल्फा रे यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये अभी पता नहीं था न्यूक्लियस होता है, अभी अभी पता चलेगा न्यूक्लियस होता है। यहाँ से जा रहा था, जब ये न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस क्या होता है, इसके पास थोड़ा ज़्यादा मास होता है। तो मान लो ये पत्थर है, पत्थर से अगर आप यहाँ से जाओगे, तो मान लो पत्थर से थोड़ा साइड में से जाओगे तो आपको कुछ लगेगा नहीं, आप आगे निकल जाओगे। अगर मान लो ये पत्थर है, पत्थर से अगर आप जाओगे, अगर साइड से टकराओगे तो कुछ ऐसा गिरोगे, साइड से गिरोगे ना, थोड़ा आपको साइड से लगेगा। और अगर आप पत्थर के सामने से एकदम जाओगे, एकदम पत्थर के सामने जाओगे तो धम करके लगेगा, आप पीछे वापस आ जाओगे या फिर वहीं गिर जाओगे। तो यहाँ पे भी अल्फा रेज का ऐसा ही हुआ, यहाँ से कुछ गए तो कुछ सम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब वो जो न्यूक्लियस है उसके साइड में से गए होंगे। दूसरा केस कि उसमें वो क्या हुए, सीधे चले गए, यानी बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गए। क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की कुछ ऐसे गए होंगे, यानी एटम के कुछ ऐसे गए होंगे, यानी न्यूक्लियस से थोड़ा सा ऊपर गए होंगे, मतलब न्यूक्लियस पे टच नहीं हुए होंगे, इसलिए वो सीधा चले गए। और कुछ क्या हुए, बाउंस बैक हो गए, यानी पक्का वो न्यूक्लियस पे टकराए होंगे रेज, इसलिए वो बाउंस बैक हो गए। और कुछ क्या हुए, सम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी यहाँ से जा रहे होंगे, टक्कर लगा होगा, इधर घूम गए होंगे। तो कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशंस किसको दिखा, और रदरफोर्ड को दिखा। तो 3 इसका ऑब्जर्वेशन है, इनका 3 ऑब्जर्वेशन है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पॉइंट में, मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेज, most of the alpha rays passed without deflection। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि वो न्यूक्लियस के थोड़ा से खाली स्पेस, मतलब जहाँ एक एटम के खाली स्पेस से वो जा रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। दूसरा कंक्लूजन, सम रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, थ्रू सम एंगल। हैंड राइटिंग अच्छा नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान दो उस पर। फिर तीसरा, सम बाउंस बैक,
बाउंस बैक इन रिवर्स। तीन कंक्लूजन या फिर ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स का। पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड विदाउट डिफ्लेक्शन। बहुत सारे अल्फा रेज क्या हुए, बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ खाली पक्का वो जो रेज है वो खाली स्पेस से जा रहे होंगे, इसलिए यानी वो न्यूक्लियस से टकराए नहीं होंगे, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड विदाउट डिफ्लेक्शन। सेकेंड, सम रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल। इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस से थोड़ा साइड में से जा रहे हैं, यानी न्यूक्लियस थोड़ा सा टक्कर लगा होगा, इसलिए सम एंगल से बाउंस बैक होगा। यानी पत्थर से आपको थोड़ा सा, मान लो इतना बड़ा सा पत्थर है, अगर आप उसे जाओगे तो अगर आपको साइड से अगर जाओगे, साइड से अगर ठोकर लगेगा आपको तो आप साइड में ही गिरोगे। तीसरा, सम बाउंस बैक इन रिवर्स। अगर आप पत्थर रखा है, पत्थर के सामने से जाओगे टकराओगे तो वापस आ जाओगे या फिर उधर ही गिर जाओगे। तो तीन ऑब्जर्वेशन है किसका, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या लिया है कि सम बाउंस बैक इन रिवर्स में कितने, 1 in 20,000, यानी 20,000 में से कुछ एक रेज है जो कि बाउंस बैक हो जा रहा है, यानी बहुत कम है। 20,000 कितने ज़्यादा रेज होंगे, उसमें से बस एक ही वापस आ रहा है। तो यही सब सोच के रदरफोर्ड ने क्या निकाल दिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कह दिया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यानी उसके बाद ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा मास होगा तभी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को परफॉर्म किया। उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम आर एम्प्टी बट एट द सेंटर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ये अल्फा रेस बाउंस बैक हो जा रहे थे, कुछ सम एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे और कुछ पूरे चले जा रहे थे। तो इन्होंने दो पॉइंट क्या बोला कि बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी एक एटम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, पहला हुआ। दूसरा पॉइंट, उसमें खाली स्पेस भी प्रेजेंट होता है। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो आजू बाजू क्या होगा, खाली स्पेस होगा, खाली स्पेस था, इसीलिए जो ये अल्फा रेस थे वो सीधे चले जा रहे थे, बिना बाउंस बैक हुए, बिना कुछ एंगल के डिफ्लेक्ट हुए। तो ये है पूरा अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इसके ऑब्जर्वेशंस एंड देयर कंक्लूजन्स। 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पास विदाउट डिफ्लेक्शन। सेकेंड, सम रेस डिफ्लेक्टेड विद सम एंगल्स। एंड देन थर्ड, सम बाउंस बैक इन द रिवर्स। कितने बाउंस बैक हुए, 20,000 में से एक। कितने हुए, 20,000 में से एक, बहुत कम मात्रा में ही बाउंस बैक हुआ था। तो ये हुआ पूरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये तो अभी तक सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट ही बताया हूँ मैं, अभी पोस्टुलेट्स और ड्रॉबैक बाकी है। तो अभी इसको मैं इरेज करके आपको एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस बताता हूँ। अब ध्यान दो यहाँ पे, द रेडियस ऑफ, इन्होंने कहा द रेडियस ऑफ एन एटम इज 10 की पावर -10 मीटर। कुछ याद आ रहा है? ये सेम ऐसा किसने कहा था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का जस्ट कॉपी कर लिया, चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने एक चीज़ और बोला, इसलिए इनको लोगों ने कुछ नहीं बोला। क्या बोला, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। अब देखो, जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी करेगा वही ना उसका रेडियस बताएगा। तो क्या देखो, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -15 मीटर। अब देखो यहाँ साइन उल्टा है, तो इससे एक चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या, कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो 10 की पावर -15 मीटर है, यानी एटम से बहुत कम है। ये क्या, 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर -15। नंबर को मत देखो, यहाँ पे साइन है, साइन में हर चीज़ माइनस में हर चीज़ उल्टा हो जाता है। जो छोटा नंबर है यानी वो बड़ा वैल्यू है क्योंकि ये नेगेटिव है, और जो बड़ा वैल्यू है नेगेटिव के कारण वो छोटा हो गया है। तो जो एटम, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है कंपेरिजन टू एटम। तो यहाँ पे ऐसे लिखूँ मैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर देन टू रेडियस ऑफ एटम। कोई दिक्कत? सही है। तो आपको इस 2 पॉइंट को याद रखना है, क्या, द रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -15 मीटर। कोई बोले किसका न्यूक्लियस छोटा होता है तो आपको तो इसमें सोचें क्या, जो न्यूक्लियस क्या छोटा ही रहेगा ना, एटम तो बड़ा रहेगा क्योंकि एटम के अंदर ही तो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का क्या रेडियस छोटा होता है, 10 की पावर -15 मीटर। आपको याद रहना चाहिए। अब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अपना कंक्लूजन दिया और अपने ऑब्जर्वेशंस भी बताया। अब इसके पोस्टुलेट्स आएंगे। पोस्टुलेट्स मतलब क्या होता है, पोस्टुलेट्स मतलब अजम्पशन या फिर पॉइंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपने पॉइंट रखे उन्होंने, किसने, रदरफोर्ड ने। अब देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आया पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सर 4 पोस्टुलेट्स है रदरफोर्ड मॉडल का। पहला पोस्टुलेट्स क्या है? दी पॉजिटिव चार्ज and most of the part of atom is densely, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, is densely concentrated in small region. This small region is called न्यूक्लियस। कितना अच्छा बात बोला किसने? रदरफोर्ड ने। क्या बोला? क्या बोला नहीं, क्या बोले? The positive charge and most of the part of atom is densely concentrated in a small region. This small region is called as nucleus. एक एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये अभी पता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इज एंड मोस्ट ऑफ द चार्ज ऑफ एटम इज डेंसली कंसनट्रेटेड इन स्मॉल रीजन। ये हुआ एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें ही मोस्ट ऑफ द चार्ज है, मोस्ट ऑफ द मास इसमें कंटेन होता है। तो डेंसली कंसनट्रेटेड रीजन क्या होता है? अपना न्यूक्लियस। ये क्या? डेंसली कंसनट्रेटेड रीजन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस वही होता है जिसके पास मास एकदम इसमें कंसंट्रेटेड होता है और जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन्होंने क्या बोला? द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज डेंसली कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन। ये क्या? एक स्मॉल रीजन है और बाहर क्या है? खाली स्पेस अभी भी रहता है और अभी भी है इन स्मॉल रीजन एंड दिस स्मॉल रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो इसका इनका फर्स्ट पोस्टुलेट से अजम्पशन है या फिर पॉइंट है। अब ध्यान रखो। फिर दूसरा है the nucleus is surrounded by electrons. The nucleus is surrounded by electrons. इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस टाइम पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर रिवॉल्व करता है, अगर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही पॉइंट इन्होंने कहा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट, अब ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट का स्टार लगा देता हूँ, ध्यान देना इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रीपिटल या फिर बाय सेंट्रीफ्यूगल, बोलो बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electrons। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एटम। अब ये पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब आप एक यहाँ डायग्राम में बनाता हूँ, उससे समझो। अभी मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, तो ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ, नीचे का पॉइंट अभी लिखे रहता हूँ। ये हुआ एक एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी तक यहाँ पर यही पता है कि बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? नेगेटिव है, और ये जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है।
तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज है, तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बराबर। तो ये नेगेटिव तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पक्का पॉजिटिव क्या जाना चाहिए, उसने बोला पक्का जाना चाहिए, लेकिन ये जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो रुका नहीं होता है, अगर रुका होता तब जाता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में रहता है, यानी सर्कुलर मोशन करता है। अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो पक्का वो नहीं जाएगी नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अभी मत लो, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लो। देखो इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज और चार्ज के बीच में जब अट्रैक्शन लगता है, चार्ज और चार्ज के बीच में जब अट्रैक्शन लगता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। चार्ज और चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के पास क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पास भी एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 10th में आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसमें जो फोर्स लगता है जो कि दोनों कैंसिल आउट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे कोई अगर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगे सेंट्रीपिटल नहीं, जो अंदर की तरफ फोर्स लगी वो सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगी वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। दोनों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए दोनों का नेट क्या होता है, जीरो आता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, दोनों का अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास नहीं जाता। क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो कि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों नेट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता के गए क्या, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मान लो, चलो सुनो, मान लो ये अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ना करे, अगर ये रुका हो, अगर ये रुका है तो इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हीं चीज़ों में रहता है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो मान लो अभी ये रुका हुआ है, अगर ये रुका है तो पक्का इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा जनरल होता नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो जो ये एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो इन्होंने क्या ऐसे सोचा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पक्का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो एनर्जी है। तो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, अगर आपको नहीं समझा, अगर आपको लगा मैं तेज बोला हूँ तो आप रिवाइंड पीछे करो और ध्यान से सुनो, है ना। ये ऐसा इधर खास पॉइंट है क्योंकि इसी पॉइंट को उठा के एक मैक्सवेल साइंटिस्ट आए और ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक निकाल दिया, इसलिए रदरफोर्ड वहाँ पे गिव अप कर दिए। ये अब इसका ड्रॉबैक इसी पॉइंट से निकला है, जो कि अरे रदरफोर्ड ने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी होता है, ये घूमता रहता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रॉन कैंसिल करता है। अब इसी पॉइंट को उठा के मैक्सवेल आएगा जो कि इसका ड्रॉबैक निकालेंगे। तो अब देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मैंने कहा था 3 पॉइंट रहेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में सिर्फ 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डेंसली कंसंट्रेटेड सेंटर रीजन, यानी इन अ स्मॉल रीजन, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट था कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चला रहा है क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दोनों आपस में कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा लिख सकता हूँ मैं, जो फोर्स नेट होगा वो जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना यहाँ जा रहा है ना यहाँ जा रहा है, ये एक ऐसा आपस में अपने में घूमते रह रहा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो एनर्जी है, कहने का मतलब यही है। तो ये हुआ पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसी पॉइंट का उठा के आप आइकार्ड्स का ड्रॉबैक ध्यान से सुनना। आप देखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इनका ड्रॉबैक किसने निकाला था, मैक्सवेल।
तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल बहुत फेमस साइंटिस्ट है मैक्सवेल। इन्होंने क्या बोला, इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा था, आप जो मैं बोलूंगा उसको आप दिमाग में फिट करते चलना। अब सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करेगा, तब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है, एनर्जी देगा तभी कोई चीज़ मोशन में रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, एनर्जी है तभी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक टाइम आएगा कि उसका एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एक टाइम आएगा उसका एनर्जी डिक्रीज होगा, कम होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल आउट हो जाएगा, यानी वो गिर जाएगा। तो यही मैक्सवेल ने कहा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, मान लो इसे कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में, इसे सर्कुलर मोशन में, तो इसके पास इसका एनर्जी क्या हो, देखो अभी मैं यहाँ से नीचे से एनर्जी दे रहा हूँ, मान लो यहाँ एनर्जी दे रहा हूँ, इसके बाद एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी क्या होगा, कम होगा, एक टाइम आएगा ये नीचे फॉल आउट हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैक्सवेल ने ड्रॉबैक निकाल दिया किसका, रदरफोर्ड का। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, आप डायग्राम से समझो, इसे बोलूँगा तो आपको नहीं समझेगा। ये था एटम, एटम के बीच में था न्यूक्लियस, और यहाँ था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके पास कुछ एनर्जी है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तभी रिवॉल्व कर रहा है। कोई चीज़ अगर घूम रहा है तो इसके पास पक्का एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है तो ये घूम रहा है। तो एक टाइम आएगा ऐसा कि इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। देखो अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो वो अपना एनर्जी एमिट कर रहा है, अपना एनर्जी खर्च कर रहा है, तो अपना एनर्जी खर्च कर रहा है, अपना एनर्जी का डिक्रीज कर रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि उसका एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि इसके अंदर इसमें फॉल आउट हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने भी बात सही बोला था किसका, रदरफोर्ड के ऊपर, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो फॉल आउट हो जाए, क्योंकि इसके पास एक खुद की एनर्जी होती है जो कि सर्कुलर मोशन कराने में मदद करता है। तो इसका एनर्जी एक टाइम होगा ना जब खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी ये अपना निकल गया ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो फिर रदरफोर्ड को बोला गया, तो रदरफोर्ड बोला हाँ ठीक है, फिर इसलिए उन्होंने क्या फिर उन्होंने गिव अप कर दिया। तो यहाँ से एक पॉइंट बोल सकते हैं, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया। फिर एक दूसरा ड्रॉबैक आता है जो कि सेकंड पोस्टुलेट था, उसका ड्रॉबैक क्या निकला, मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो कैसे रिवॉल्व करते हैं वो नहीं बताया था रदरफोर्ड ने। तो इसका दूसरा ड्रॉबैक मैं बोल सकता हूँ, हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, राइटिंग बेकार है जाने दो, अराउंड न्यूक्लियस। अभी जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, समझ जाओगे। हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, यानी कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। तो पहला ड्रॉबैक मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके बाद कुछ एनर्जी, तभी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, एमिट होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, एमिट होगा। जब कोई चीज़ अगर मोशन करे तो उसमें एनर्जी खर्च होती है, अगर एनर्जी खर्च होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी खत्म हो जाएगा। जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो पक्का फॉल आउट हो जाएगा न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा जनरली प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है। तो ड्रॉबैक क्या निकल के आया, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक निकल के आ गया। तो अब यही ड्रॉबैक को कौन सुलझाएगा, यही ड्रॉबैक को कौन एक्सप्लेन अच्छे से करेगा, नील बोर एक साइंटिस्ट आएंगे अभी, शायद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा नील बोर का एप्लीकेशंस, पोस्टुलेट्स, लिमिटेशन। नील बोर का एकदम ज़्यादा ही वाइड इनका काम, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे इनका काम है। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक कौन सोल्व करेगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि लेक्चर नंबर ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो ये तो हुआ पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो आई होप आपको पोस्टुलेट्स कितना था अपना, 3 था, ड्रॉबैक कितना है, 2 है। तो ये अपना पोस्टुलेट्स हुआ, आपको अच्छे समझ गया होगा, नहीं समझा तो आप पीछे रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। वेव आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, साउंड में पढ़ा होगा, लाइट में पढ़ा होगा, अभी आपको केमिस्ट्री में भी वेव आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड है। अगर आप फिजिक्स जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स, आप वो भी केमिस्ट्री में भी है। तो अच्छा आपको डबल लेवल जगह आप पढ़ोगे, आपको अच्छा रिविजन हो जाएगा। तो रदरफोर्ड का कहानी समाप्त होता है, अब आता है वेव्स।
अब रदरफोर्ड का कहानी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ऐसे बेसिकली रदरफोर्ड का कहानी देखेंगे, उसको जो ड्रॉबैक है उसको उठा के बोर्ड्स ने आगे अपना क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे ड्रॉबैक को सॉल्व किया, वो देखेंगे। तो आप देखते हैं वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक वेव में बनाता हूँ, तो अब वेब में देखो 5-6 चीज़ होते हैं वेब में। ये अपना क्या है, मीन पोजीशन, इसको मैंने बोला मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब पार्टिकल जब ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, जब पार्टिकल एक ऐसे मोशन, मान लें यहाँ पे कोई रो पे, तो इससे कोई मोशन कर रहा है, तो मोशन होगा, तो जो यहाँ पे एक मीन पोजीशन बनता हुआ दिखेगा, जो बीच में बीच से जो लाइन होगी उसको बोले मीन पोजीशन। तो मान लो मीन पोजीशन है। आप देखो, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ, ट्रफ में लगा दो टी, बन गया ट्रफ। तो जो मीन पोजीशन से लेके क्रस्ट तक जो हाइट होगा, मीन पोजीशन से जो क्रस्ट तक हाइट होगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जो मीन पोजीशन से ट्रफ तक जो हाइट होगा उसको मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड, उसको बोलूँगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ द क्रस्ट, हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड ट्रफ। कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से जो हाइट होगा क्रस्ट का और ट्रफ का, उसको मैंने कहा एम्पलीट्यूड, उसको मैंने कहा एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एक छोटा सा क्या मैंने नहीं लिखा, हाइट ऑफ द क्रस्ट, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैक्सिमम हाइट। हाइट भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से लिखना तो बोल दो। मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड द ट्रफ फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम हाइट होता है क्रस्ट का या फिर ट्रफ का, जो क्रस्ट का ट्रफ का जो मैक्सिमम हाइट होता है, कहाँ से, मीन पोजीशन से। ये क्या, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। यहाँ भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यहाँ भी एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यहाँ भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एम्पलीट्यूड। इसके बाद एक होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। वेवलेंथ क्या होता है, दो सक्सेसिव क्रस्ट या फिर ट्रफ, ये क्रस्ट हो गया ट्रफ, दो सक्सेसिव, मान लो यहाँ पे लिया मैंने, हाँ ये वह दो सक्सेसिव क्रस्ट। सक्सेसिव मतलब लगातार, लगातार मतलब ये क्रस्ट और ये क्रस्ट और ये एक ट्रफ। डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो भी समझो। दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रस्ट, दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं वेवलेंथ। उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। यहाँ नीचे लिखता हूँ वेवलेंथ, आपको दिख रहा होगा आई होप, वेवलेंथ। इसको पहले मैंने बोल दिया, इसको नोट करते हैं लेमडा से। ये क्या है, लेमडा, लैम्डा, इसको बोलते हैं लेमडा। कैसे साइन बनाओगे, ऐसे और ऐसे, ये होता है लेमडा। इसको कैसे कहते हैं, डिनोट लेमडा से। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। समझ लेना आप, क्रस्ट एंड ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये क्या होता है, वेवलेंथ। ये अपना है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ। यानी दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं वेव लेंथ। लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर, सीजीएस यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर। वेवलेंथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेवलेंथ ऐसा यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये लेंथ है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये हुआ वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। अब इसी में आपको नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी। इस अभी मैं रफ कर रहा हूँ इतना।
फ्रीक्वेंसी, इसमें आगे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू, न्यू मतलब ऐसा बना दो आप, न्यू, प्रोनाउंस्ड एज न्यू, न्यू एन यू, न्यू, इसको प्रोनाउंस कहते हैं न्यू। और लेमडा को कैसे सॉरी वेवलेंथ को कैसे बोलते हैं? लेमडा, LAMBDA, लेमडा, साइन कैसा था? ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलूं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस रहे। नंबर ऑफ वेव में आएगा, एक आएगा क्रस्ट, एक आएगा ट्रफ, ये पूरा एक वेव है, ये इसके बाद 2 वेव रहेगा, फिर आगे 3 4 5 6 चलते रहेंगे। तो एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अगर एक वेव प्रोड्यूस होंगे तो 1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 1 ऐसे नहीं, अब बोला, अब इसका ऐसा यूनिट आप देख लो, उसके बाद बोलो ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्स, हर्ट्स डिनोट बाय HZ। अगर एक वेव अगर एक सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बोलो 1 हर्ट्स। अगर 50 वेव प्रोड्यूस हो रहे 1 सेकेंड में, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्स। तो जो ये 50 हर्ट्स मैंने क्यों बोला, जो आपका LED बल्ब होता है, जो घर में लगाते हैं LED बल्ब, उसका फ्रीक्वेंसी रेट कितना होता है? 50 हर्ट्स। इसका मतलब वो 50 बार उसका, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, एक सेकेंड में उसका 50 वेव साइकिल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक सेकेंड में 50 वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्स। यानी वो 50 सब चालू होता है, बंद होता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। फिर फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आप देखो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1 बाई टाइम, ये फॉर्मूला आप याद रखो, फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1 बाई टाइम। अब इसका जस्ट उल्टा अपोजिट होगा टाइम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल T। ये क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट, टाइम टू कंप्लीट, कंप्लीट अ वेव, यानी एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो हो जाएगा टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। आपस में दोनों क्या इंटर रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। 1 बाई फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड में क्या बोलूँ, ये क्या है? टाइम टू कंप्लीट अ वेव, एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोले टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। आगे आपको दिया वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी एक वेव का वेलोसिटी क्या होता है। अब ये बहुत काम का है, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अभी। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, या फिर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या बोला? न्यू, अभी आप 2 मिनट पहले बोला था, भूलना मत। फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला न्यू, वेव लेंथ को क्या बोला? लेमडा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? V से, तो V इज इक्वल टू न्यू लेमडा। यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, पहला फॉर्मूला आया इस चैप्टर का, ये फॉर्मूला, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, अभी सॉल्व करेंगे जस्ट 2 मिनट में। ये फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या बोला मैंने? न्यू, लेमडा मतलब वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना अभी, V इज इक्वल टू न्यू लेमडा। इसके ऊपर अब एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, न्यूमेरिकल। अब देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो जैसे वेवलेंथ था, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इट इज, आप ऐसा भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो एग्जाम में, आपको अगर लिखने को आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव, डिफाइन वेलोसिटी ऑफ वेव लिखना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। फिर नीचे लिखोगे वेलोसिटी V विच इज इक्वल टू न्यू लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फिर आपको एक नया टॉपिक आया है जो कि 9th 10th में नहीं था, वो है वेव नंबर।
वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से, यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगा देते हैं तो वो हो जाता है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर कैसे डिनोट करते हैं, न्यू बार। इसको क्या मैं बोलूँगा, प्रोनाउंस एज न्यू बार, इसको प्रोनाउंस करते हैं इसे। आप ऐसा बोल सकते हो, वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, मतलब समझ रहे हो, एक मीटर या फिर एक सेंटीमीटर, एक मीटर या फिर एक सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते हैं वेव नंबर। और इसका एक खासियत है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ अभी बताया मैंने लैम्डा, इट इज़ अ रेसिप्रोकल, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेव लेंथ। यहाँ से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हो अभी अपने इसे। वेव नंबर क्या बोला मैं, न्यू बार, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, 1/वेव लेंथ। तो अब इतना सब मैंने क्यों बताया, आप 4 पॉइंट, आप मतलब आप 4 कंक्लूजन याद रखो। क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, एक ये, और एक ये दूसरा, वेलोसिटी ऑफ वेव यानी वी, वी विच इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और चौथा वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार विच इज इक्वल टू 1/λ। ये 4 फॉर्मूला आपको अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा। सबसे आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो टेक्स्ट बुक में आपको एक न्यूमेरिकल दिया है ये वेलोसिटी ऑफ वेव में, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं फटाक से। प्रॉब्लम नंबर 4.4, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजिबल लाइट हैज़ अ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर वॉयलेट टू 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी वेवलेंथ, आप शॉर्ट में करा रहा हूँ आपको, गिवन क्या दिया है, वेवलेंथ, पहला वेवलेंथ कितना है 400 नैनोमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। फिर लैम्डा सेकेंड कितना दिया है, 750 नैनोमीटर, यानी 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फिर गिवन क्या दिया है, और कुछ गिवन नहीं है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो वेवलेंथ है उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखता हूँ, अपने क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी क्या होता है, सी होता है। वे जो लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड के इक्वल होता है, स्पीड वेलोसिटी इक्वल है मान लो अभी, तो सी विच इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी 1। तो सी क्या होता है, 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी 1। या फिर आप यहाँ पे ऐसा ले लो, क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, तो फ्रीक्वेंसी 1 ले लो यहाँ पे, लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है, 400 इंटू 10⁻⁹। अब इसको आप कैंसिल आउट करो, 400 इंटू 10 के बाद ये 9 ऊपर जाएगा तो 17 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करो, कितना आएगा, 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये निकलेगा। फिर दूसरा सी विच इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 2, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा सेकेंड, 3 × 10⁸ इंटू लैम्डा सेकेंड कितना है, 750 इंटू 10⁻⁹। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4 × 10⁻14 हर्ट्स, 4 × 10⁻14 हर्ट्स। तो इसका आंसर निकल गया हमारा, वेवलेंथ में दिया था फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में
निकल गया। तो ये न्यूमेरिकल। इसके बाद आपको टॉपिक दिया है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड नील बोर्ड्स मॉडल। तो अब ये हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हम देखा पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और इसके बाद ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फिर इसके बाद देखा वेव्स, वेव्स के बारे में हमने पढ़ा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले बाय।